देखिए, नाम है पोयम एंड कहानियाँ। कितनी कहानियाँ हुई, एक भी नहीं। उनकी चुराई हुई कहानी थी, बुरा मत मानिएगा, आपकी ओरिजिनल कहानी नहीं थी, ठीक है। कहानी एक भी नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं हिसाब बराबर करने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। और मैं बहुत नया नवेला लेखक हूँ। जिस तरह से नई नवेली दुल्हन चाहे कितनी ही बदसूरत हो, उसकी बुराई नहीं की जाती है, उसी तरह से मैं बस एक दो महीना पहले ही लेखक बना हूँ। और एक दो महीना पहले ही मेरी पुस्तक एक छोटी कहानियों का संग्रह है, वो प्रकाशित हुई है। मैं उसकी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगी। छोटी ही कहानी है, शायद आपको पसंद आए, ठीक है। कहानी का शीर्षक है मक्खी। कहानी की शुरुआत, एक मक्खा और मक्खी शांतिपूर्ण रूप से अपना वैवाहिक जीवन निर्वाह कर रहे थे। उनके जीवन में कोई गम न था। वे एक 5 मंजिला इमारत के 5वीं मंजिल में किचन के एक कोने में रहते थे। बड़ा ही आलीशान घर था, करोड़पतियों वाला। किचन में हर रोज कुछ चटर पटर बनता रहता और वे दोनों यदा कदा चटर पटर चीजों को चाट ही लिया करते थे। मनुष्य जैसे तुच्छ प्राणी के छिड़कने से उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला था। बड़े मजे में कट रही थी जिंदगी। उनके कई बच्चे वयस्क होकर दूसरी इमारतों में शिफ्ट कर चुके थे। कभी कभार उनसे मिलने भी आया जाया करते। एक दूसरे को खूब किस्से सुनाया करते कि आजकल में उन्होंने क्या खाया पिया और किस तरह से 2 हाथों वाले जीव ने उन्हें भगाने और मारने की असफल कोशिशें की। हंसता खेलता परिवार। सब दिन ना होते एक समाना। मक्खी बीमार रहने लगी। दूसरी मक्खियों ने कहा भूत प्रेत का साया है, किसी ने कहा मौसमी बीमारी है। खूब दुआएं मिन्नतें हुई पर कोई असर नहीं पड़ा। मौसमी बीमारी होती तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती, पर ऐसा ना हुआ। शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। मक्खा की मुलाकात एक दूसरे बुजुर्ग मक्खा से हुई। वह एयर इंडिया के प्लेन के किचन में घुसकर कई बार अमेरिका और यूरोप के कई बड़े शहरों का भ्रमण कर चुका था। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी उसमें। बुजुर्ग मक्खा मक्खी को देखने आया और वह देखते ही समझ गया कि कैंसर अंतिम चरण में है। कोई उपाय नहीं बचा था। ना चाहते हुए उसे यह खबर मक्खा को देनी पड़ी। खबर सुनकर उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे पेस्टिसाइड से भरे कंटेनर में डुबा दिया हो। पर मक्खी की खातिर उसने अपने आप को संभाला। चेहरे पर मुस्कान लाकर मक्खी को जाकर कहा, बस मामूली सर्दी जुकाम है या अपच है, ठीक हो ही जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। जितना भी समय बचा था दोनों ने खूब बातें की। उन्होंने याद किया उन दिनों को जब वे दीवार से सटकर घर में टीवी देखा करते थे। मालिक मालकिन जो कचौरी अपने लिए लाया करते थे, ये दोनों उनका भी खूब मजा लेते थे। कई फिल्में देखी थी इन्होंने, कभी उड़ उड़ कर तो कभी सोफा पर बैठकर। मक्खी तो देवानंद की फैन थी। देवानंद की सारी फिल्में देखी थी। गाइड, ज्वेल थे, जॉनी मेरा नाम। गाइड तो दोनों की फेवरेट फिल्म थी। बड़े ही खुशनुमा दिन थे वे। मक्खा तो याद कर करके डिप्रेस हुआ जा रहा था कि वे पुराने दिन अब नहीं आने वाले। ईश्वर पर से उसका विश्वास उठा जा रहा था। ईश्वर होता तो डीडीटी का आविष्कार ही कोई क्यों करता। हर डर सच हो ही जाता है। वह मनुष्य दिन भी आ ही गया जब मक्खी ने उसके सामने दम तोड़ दिया। वह चाह कर भी उसे थाम ना सका। दीवार से चिपकी ना रह सकी बेचारी और नौकरानी के झाड़ू के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी। मक्खा ने अपने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सुंदर प्रियतमा इस तरह से कचरे के ढेर में गुम हो जाएगी। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान आचे। अपनी मक्खी के कॉम्प्लेक्स आईज को याद कर करके वह पागल हुआ जा रहा था। मक्खी के आंखों में वह अपनी सैकड़ों प्रतिबिंब देखा करता था और सोचा करता था कि भगवान के अलावा कौन गढ़ सकता है इन्हें। अब कुछ नहीं बचा था, बचा था तो सिर्फ सन्नाटा। मक्खी के पंखों की भिनभिनाहट की वो संगीत अब वह कभी सुन नहीं पाएगा। रात भर वह सो नहीं सका, जिंदगी बोझ लगने लगी। दूसरे दिन सुबह उसने सोचा, इस अंधों की दुनिया में अंधों की तरह जीने से क्या फायदा। उसने मालिक के हाथ की प्याली में परे तरल में डूबकर जान दे दी। कहानी अभी बाकी है, दूसरा भाग छोटा ही है, चिंता की बात नहीं है। आदमी, कहानी का अंत। एक आदमी और उसकी पत्नी बेहद ही अशांतिपूर्ण रूप से अपना असफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके जीवन में, बस कमी थी तो सिर्फ शांति की। वे एक 5 मंजिला इमारत के 5वीं मंजिल पर रहते थे। बड़ा ही आलीशान घर था, करोड़पतियों वाला। बड़ी सुंदर बालकनी थी। मीठी मीठी हवा आती थी सावन के महीने में। पर उस घर में वह कुछ नहीं होता था जो होना चाहिए था सावन के महीने में। आदमी बहुत ही कम आयु में एक महत्वपूर्ण सरकारी महकमे में उच्च पद पर आसीन था। बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी उसकी, परंतु उसकी खूबसूरती उसे डराती थी।
शक और संदेह की बीमारी उसकी आत्मा को दीमक की तरह चाटे जा रही थी। आग में घी का काम करती थी उसका निसंतान होना। अपना ही घर उसे कुंभिपाक नरक की भांति प्रतीत होता था। ऑफिस जाकर ही उसे चैन आता था। वहां उसकी मर्दानगी और रौबदार चेहरा कर्मचारियों को थर थर कपाती। वह हमेशा समय पर ऑफिस पहुंचता और समय से ज्यादा देर तक ऑफिस में काम करता। घर जाने से फायदा भी क्या था? छोटे कर्मचारियों को भी ऐसा ही करना पड़ता। वह एक मिसाल था सरकारी कर्मचारियों के लिए। उसकी माँ अपने बेटे की तारीफ में घंटों कसीदे पढ़ती। सोसाइटी में उसे आंख मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लाखों में मिलने वाला वेतन और सरकारी पावर, और क्या चाहिए भला? बस एक ही जगह पर वह मात खा जा रहा था। जिसने भी कहा है ठीक ही कहा है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन मिलती है तो आसमान ही मिलता। आदमी आस्तिक था, आशावादी भी। 33 करोड़ देवी देवताओं पर उसका अटूट विश्वास था। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना के दम पर ही उसे वह सब कुछ मिला था जिसके लिए सब तरसते हैं। सरकारी नौकरी, पैसा, इज्जत, और उसे इतना विश्वास था कि ईश्वर की कृपा से जो नहीं है वह भी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। इन सब के बावजूद उसका विश्वास कभी न कभी डगमगा ही जाता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी और आज भी करती है, और शायद पत्नी की वजह से ही वह निसंतान है, ना कि अपने वजह से। डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार नहीं था। उसे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास था। उसकी माँ भी बहू को खूब कोसती, दहेज भी कम ही लाई और बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। आदमी अच्छा था, माँ को भी समझा था, पत्नी उसकी बुरी नहीं है, समय सब ठीक कर देगा। ऐसा नहीं था कि आदमी और उसकी पत्नी के बीच में सब कुछ बुरा था। दोनों छुट्टी के दिनों में कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर चुके थे, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाते थे। शादी त्योहारों में तो वे दुनिया के लिए आदर्श पति पत्नी थे। बस एक पेज की। घर में एक बड़ा सा टीवी था। खाली समय दोनों बैठकर फिल्में देखा करते। उसकी पत्नी कचौरी तलकर लाती और दोनों बैठकर मजे से खाते हुए फिल्में देखा करते। ये बात अलग है कि कभी कभार कचौरी पर एक आध मक्खी बैठ जाया करती। आदमी समझ नहीं पाता था कि इतनी सफाई के बावजूद 2-3 मक्खियां कैसे बच जाती। वो सोचता चलो जाने दो, प्रगतिशील देश में कुछ ना कुछ मक्खियां तो रहेंगी ही। उसकी पत्नी देवानंद की फैन थी। यह बात उसकी पत्नी को इरिटेट करती, परंतु पत्नी का प्यार पाने के लिए वह भी देवानंद की सारी फिल्में जैसे गाइड, ज्वेलरी, जॉनी मेरा नाम साथ बैठकर देखे थे। पत्नी के सामने तो उसने गाइड फिल्म की इंटेलेक्चुअल व्याख्या भी कर डाली थी। पत्नी भी इंप्रेस हो गई थी, परंतु किंतु फिर भी वह इस बात को दिमाग से पूरी तरह निकाल नहीं पाता था कि शायद उसकी पत्नी पिछले कई वर्षों से किसी और से मिलती जुलती रही है। यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल था। बस इसी तरह से जिंदगी कट रही थी। Whatever he was an incorrigible optimist। हर डर सच हो ही जाता है। वह एक बार हाई लेवल मीटिंग के तहत देश की राजधानी गया, घर लौटा। घर में चिट्ठी पड़ी थी। पत्नी ने लिखा था वह किसी और के साथ जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वह समाज में क्या मुंह दिखाएगा? दूसरी अक्षमताओं के सामने बौद्धिक क्षमता कमतर नजर आ रही थी। कोई और होता तो शायद टूट जाता। बट ही वॉज एन इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट। संभाल लिया उसने अपने आप को। वह रात भर इस मुद्दे से ध्यान हटाकर आराम से सोया। सुबह उसे हल्का और अभूतपूर्व शांति महसूस हो रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मीठी मीठी ठंडी हवा बह रही थी। वह खुद से चाय बनाकर बालकनी में बैठा। चाय पीने के लिए होठों से लगाने ही वाला था कि उसने देखा प्याली में एक मक्खी पड़ी हुई है। सारा दबा हुआ गुस्सा वापस आ गया। सारी कायनात दुश्मन नजर आने लगी। उसे लगा मक्खी भी उसी से दुश्मन निकाल रही है। इस दुश्मनों से भरी दुनिया में लड़ते रहने से क्या फायदा? उसने आओ न देखा ताओ और 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे डाली। That's the way the cookie crumbles। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो नारियल के भाग में फूटना ही लिखा होता है। धन्यवाद।